गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कहां तक पहुंचा था अपना? चौहान वंश कंप्लीट हो गया था, गौर वंश भी कंप्लीट हो गया था। आज हमें स्टार्ट कराने हैं बेटा हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? शोर मत करो। हरियाणा में दिल्ली हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में दिल्ली सल्तनत। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि हम हरियाणा में दिल्ली सल्तनत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो भारत में थी ना, तो हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेर रखा है। ये क्वेश्चन आता है हरियाणा ने दिल्ली को किस ओर से नहीं घेर रखा? पूर्व की ओर से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया। हरियाणा ने दिल्ली को किस ओर से नहीं घेर रखा? पूर्व की ओर से। जैसे आप न्यूज लिखते हैं बेटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज का अर्थ यही होता है कि चारों दिशाओं की। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ईस्ट को छोड़कर तीन ओर से किसको घेर रखा है? हरियाणा ने। तो जो दिल्ली में शासक रहेगा ना, वो ऑटोमेटिकली किस पर शासन करेगा? हरियाणा पर शासन करेगा। समझ पा रहे हो हरियाणा में दिल्ली सल्तनत हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर अकबर है ना, वो दिल्ली का बादशाह है, तो वो किसका बादशाह ऑटोमेटिक होगा? हरियाणा का ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि तीन ओर से ये लगता है। तो किस ओर से नहीं घेर रखा? यही क्वेश्चन आता है। पूर्व की ओर से नहीं घेर रखा। किसको? दिल्ली की। ये 4 से 5 एग्जामों में क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली को किस ओर से नहीं घेर रखा, तो पूर्व की ओर से। बाकी कितनी ओर से घेर रखा है? तीन ओर से घेर रखा है। तो दिल्ली सल्तनत है ना, इसमें ना जो सबसे पहला वंश आएगा वो कौन सा आएगा? गुलाम वंश आएगा, फिर आएगा खिलजी वंश आएगा, और खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश आएगा। इसके बाद कौन सा वंश आएगा? लोधी वंश आएगा। तो ये है दिल्ली सल्तनत, जो कब से लेकर कब तक चली? 1206 से लेकर 1526 तक चली। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी बेटा? 1206 से लेकर 1526 तक थी। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक थी? 1206 से लेकर 1526 तक। कौन सी सल्तनत थी? दिल्ली। कब से कब तक थी बेटा? 1206 से लेकर 1526 तक। कौन सी सल्तनत पढ़ेंगे हमें? दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। फिर कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। फिर कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। फिर कौन सा वंश आया? सैयद वंश। फिर कौन सा वंश आया? लोधी वंश आया। गुलाम वंश है ना, ये 1206 से लेकर 1290 तक है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक है। और ये है ना 1320 से लेकर 1414 तक है। ये 1414 से 1451 तक है। ये 1451 से लेकर 1526 तक। कौन सा वंश रहेगा? लोधी वंश रहेगा। इनका टेन्योर भी थोड़ा थोड़ा लिख लोगे ना तो आइडिया हो जाएगा। 1206 से लेकर 1290 तक कौन सा वंश रहेगा? गुलाम वंश। 1290 से लेकर 1320 तक है खिलजी वंश, और 1320 से 1414 तक है तुगलक वंश, और 1414 से 1451 तक है सैयद वंश, और 1451 से 1526 तक है लोधी वंश रहेगा। यहां से बेटा HSSC ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था? खिलजी का। और सबसे ज्यादा किसका था? तुगलक वंश का। ये दोनों HSSC ने पूछ लिए है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का होता था? तुगलक वंश का होता था। और दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल किसका होता था? तो छोटा कार्यकाल किसका होता था? खिलजी वंश का। बड़ा कार्यकाल किसका होता था? तुगलक वंश का। छोटा कार्यकाल किसका होता था? खिलजी
वंश का। किस सल्तनत की बात हो रही है? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, जैसे ही ना मैंने आपको बताया मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद गोरी है ना, उसने ना अपना अगला उत्तराधिकारी किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है ना, वो किस वंश की नींव रखेगा? गुलाम वंश की नींव रखेगा। तो पहला हम कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? गुलाम वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश। पेपर में गुलाम वंश एचएसएससी ने नहीं पूछा, एचएसएससी ने दे दिया मामलूक वंश। इसी को मामलूक वंश कहते हैं, इसी को दास वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं बेटा? दास वंश कहते हैं। लिख लो, ये 1206 से लेकर कब तक था? 1290 तक। ये पेपर में आ गया कि मामलूक वंश का संस्थापक कौन होता था। तो मामलूक वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। चाहे दास वंश आए, चाहे गुलाम वंश आए, चाहे मामलूक वंश आए। हम बेटा अगर इंडिया जीके पढ़ाता ना, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा बताता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ना एक काजी के पास से खरीदा गया था, क्योंकि ये दास था। पहले भारत में दास प्रथा चलती थी। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। किसने किया था दास प्रथा का अंत? ये क्वेश्चन आता है बेटा, दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा का ना लगभग 1562 में किसने दास प्रथा बंद की थी? अकबर ने दास प्रथा बंद की थी। दास क्या होते थे? पुराने टाइम में ना दासों को खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, ये जो आप पढ़ते हो ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। पुराने टाइम में भारत में कौन सी प्रथा होती थी? दास प्रथा होती थी। लोग दासों को खरीदते और बेचते थे। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत एचएसएससी ने पूछा किसने किया था? अकबर ने दास प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ना मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। ये काजी के पास से खरीदा था। तो अगर कोई इंसान बेटा काजी के पास रहेगा ना, तो उसको कुरान का क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का क्या होता था? बहुत अच्छा ज्ञान होता था। किसको कुरान का ज्ञान होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का क्या होता था? ज्ञान होता था। और कुरान को ये सुरीले अंदाज में गा लिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक में ये क्वालिटी थी। ठीक है, तो इसने किसको मतलब दास प्रथा को समाप्त किसने किया? अकबर ने। तो ये जो 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी ना, वो किसने रखी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। हाँ, ये है ना, इसने अपनी राजधानी कभी दिल्ली को नहीं बनाया। इसके टाइम में राजधानी कौन सी होती थी? लाहौर होती थी। लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कौन सी होती थी? लाहौर होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कौन सी होती थी? लाहौर होती थी। ये है, कहते हैं कभी भी इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। राजधानी कौन सी होती थी? लाहौर होती थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना अपना एक तो आंसी हो गया बेटा, एक अपना इंसार हो गया, एक अपना सिरसा हो गया। ठीक है, यहां पर ना सैनिक कोठी स्थापित की थी। यहां पर क्या स्थापित की? सैनिक चौकी को बोलते थे उस टाइम कोठी। यहां पर अपनी क्या स्थापित की थी? कोठी स्थापित की थी। लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में कहां पर कोठी स्थापित की थी? आंसी, इंसार, सिरसा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरियाणा में कहां पर कोठी स्थापित की थी बेटा? आंसी, इंसार और सिरसा। ये कोठियों को क्या बोला जाता था? सैनिक चौकी बोला जाता था। ऐबक ने सैनिक चौकियां हरियाणा में कहां पर स्थापित की थी बेटा? आंसी, इंसार, सिरसा में स्थापित की थी। कौन सी चौकी स्थापित कर दी थी? सैनिक चौकी स्थापित की थी। सैनिक चौकी को क्या कहा जाता था बेटा? कोठी कहा जाता था। सैनिक चौकियों को क्या कहा जाता था? इसने अपनी क्या स्थापित कर ली थी? कोठी स्थापित कर ली थी। याद हो जाएगा ना, कहां कहां पर स्थापित की थी? आंसी, इंसार, सिरसा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बात बोली थी कि लोगों को ना क्या नहीं होने देना है? समृद्ध नहीं होने देना है, क्योंकि समृद्ध लोग क्या करेंगे? विद्रोह
करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा था लोगों को क्या नहीं होने देना है, समृद्ध नहीं होने देना है। यानी विद्रोह कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा। वो और पैसे कमाने का उसको क्या होगा, लालच होगा। तो इसने कहा कि लोगों को क्या नहीं होने देना, समृद्ध नहीं होने देना। और एक लोगों को इसने कहा कि है ना पढ़ाई नहीं करने देनी। जो पढ़ा लिखा इंसान है ना वो ही क्या करता है, विद्रोह करता है। तो ऐबक ने कहा था। तो ऐबक के अनुसार हरियाणा में ना कहां के लोग समृद्ध थे, आसी, हिसार और सिरसा। ये एरिया है ना, मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे समृद्ध एरिया था। मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी था, मसूद ने भी आसी पर आक्रमण किया था, मादूद ने भी आसी पर आक्रमण किया। तो क्यों किया, क्योंकि ये क्या था, समृद्ध एरिया था और लोग यहां से क्या लूटते थे, धन लूटते थे। तो आसी किसी टाइम में ना बहुत ज्यादा समृद्ध एरिया हमारा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आसी, इंसार और सिरसा में सैनिक चौकी किसके टाइम में स्थापित की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या कहा है, लोगों को क्या नहीं होने देना, समृद्ध नहीं होने देना, और एक लोगों को पढ़ने नहीं देना। ठीक है, तो अब बात आती है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ठीक है, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार, ये पेपर में पक्का आता है। कुतुब मीनार है ना, ये कहां पर है बेटा, नई दिल्ली में रहेगी। कुतुब मीनार कहां पर रहेगी, आपकी दिल्ली में रहेगी। इसने किसकी नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो कुतुब मीनार, इसकी एक मंजिल थी ना, यानी नींव रखेगी तो एक, मतलब पहला जो पार्ट है वो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और इसको बाद में ना पूरा करवाएगा इल्तुतमिश। कौन करवाएगा, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। यानी कहते हैं इसका सेकंड से लेकर 4th फ्लोर तक है ना, किसने पूरा करवाया था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद होता था इल्तुतमिश। और चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, तब इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये जो आपसे पूछा जाएगा बेटा, कुतुब मीनार से कितने राजा जुड़े हुए हैं, 3 राजा जुड़े हुए हैं, ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। और चौथा दे देगा वो उपयुक्त सभी। तो कुतुब मीनार से ये तीनों राजा की, सिकंदर शाह लोदी भी कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ था, उसने भी थोड़ा सा इसमें काम करवाया था। मेनली 3 राजा नाम याद करना, एक तो ऐबक, एक इल्तुतमिश और एक फिरोज शाह तुगलक। किससे जुड़े हुए ये तीनों राजा, कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार कहां पर है, दिल्ली में है। नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। मरम्मत किसने करवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये कुतुब मीनार है ना, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई है। बख्तियार काकी लिख लो। कुतुब मीनार ये पूछा गया, HSSC ने पूछा था, कुतुब मीनार है ना किसकी याद में बनवाई गई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। लिख लो, कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई गई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई है। लिख लो, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनाई गई है, कुतुब मीनार बनाई गई है। किसकी याद में बनाई गई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई है। और इसकी 1210 में ना, 1206 से लेकर 1210 तक राजा कौन रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में ना कहते हैं चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लिख लो, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। याद रह जाएगा ना, चौगान खेलते हुए किससे गिर गया था, ये घोड़े से गिर गया था। और घोड़े से गिरते इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए ये किससे गिर गया था, घोड़े से गिर गया था, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हो गई थी इसकी,
1210 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद है ना, मतलब अगर इंडिया जी के पढ़ते ना तो आराम शाह के बारे में हमें पढ़ते, लेकिन ना अब हरियाणा में एक राजा इंपॉर्टेंट है 1211 से लेकर 1236 तक, नाम क्या था, इल्तुतमिश। कौन सा राजा था बेटा, इल्तुतमिश राजा था। ठीक है, किस राजा के बारे में पढ़ेंगे हम, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। किस राजा के बारे में पढ़ेंगे हम, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1210 में घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्या खेल रहा था, चौगान गेम होता है, चौगान। ठीक है, और जब भी आप हॉर्स राइडिंग करोगे ना, घुड़सवारी करोगे ना, तो आपके दोनों पैरों में ना कड़ी डाली जाती है ताकि घोड़ा दौड़े तो आप गिरे ना जाओ। अब क्या हुआ, ये चौगान खेलते हुए ना बॉल को हिट करने के लिए झुका ना, तो इसकी एक पैर से क्या निकल गई बेटा, कड़ी निकल गई, तो दूसरे पैर से इसके कड़ी नहीं निकली। तब एक पैर से इसके कड़ी निकलने का ना नुकसान क्या हुआ बेटा, अब है ना घोड़े ने इसको क्या कर दिया, एक साइड से दूसरे साइड गिरा दिया। ठीक है, अब घोड़ा दौड़ रहा था, एक साइड से कड़ी निकल गई तो दूसरे साइड पड़ा और दूसरे में कड़ी नहीं निकली, तो घोड़े से तो नीचे गिर गया, लेकिन इसके कड़ी कहाँ रह गई, पैर में, तो घोड़े ने इसको घसीट घसीट कर मार दिया। अब इसके सैनिक है घोड़े को रोकने के लिए कोशिश करते हैं तो घोड़ा और तेज दौड़ता। ठीक है, किसी चीज को हमें ना उसको डर होता है, ठीक है, तो उसके पास जाएंगे तो वो और तेज दौड़ेगा। सैनिक इस घोड़े को रोकने के लिए इस घोड़े के पीछे गए तो घोड़ा और तेज दौड़ता, तो इसको घोड़े से क्या हो गई बेटा, इसकी मृत्यु हो गई। पहला राजा था जो घोड़े से गिरकर मारा गया। कब मारा गया, 1210 में मारा गया। ठीक है, अब इसका बेटा राजा बना आराम शाह, लेकिन आराम शाह हरियाणा में इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें केवल क्या पढ़ना है, इल्तुतमिश। कब से कब तक, 1211 से 1201 है ना। दिल्ली सल्तनत का लिख लो, वास्तविक संस्थापक था, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो ऐबक था, लेकिन वास्तविक कौन था बेटा, लिख लो, वास्तविक संस्थापक कौन होता था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन होता था, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक तो संस्थापक था, लेकिन वास्तविक कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। संस्थापक पूछे तो कौन था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्योंकि है ना, इसने राजा बनते ही ना अपनी राजधानी किसको बना लिया, दिल्ली को बनाया था। लिख लो, इल्तुतमिश ने राजा बनते ही अपनी राजधानी किसको बना लिया था, इल्तुतमिश को, मतलब जो इल्तुतमिश राजा बना तो इसने राजधानी किसको बना लिया बेटा, दिल्ली को राजधानी बना लिया। लिख लो, इल्तुतमिश ने राजा बनते ही अपनी राजधानी किसको बनाया था, दिल्ली को बनाया था। और दिल्ली सल्तनत का कौन सा संस्थापक था, ये वास्तविक संस्थापक था। राजा बनते ही राजधानी किसको बना लिया इसने, दिल्ली को राजधानी बना लिया। इस वंश का कौन सा संस्थापक था बेटा, वास्तविक संस्थापक था। राजा बनते ही राजधानी किसको बनाया था इसने, दिल्ली को बनाया था। पहले राजधानी कौन सी थी, लाहौर थी। एक इसने ना HSSC पूछती है एकता प्रणाली शुरू की थी, ये आ चुका है। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली शुरू की थी। HSSC ने यही क्वेश्चन पूछा था, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली शुरू की थी। इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी, एकता प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, कौन सी प्रणाली शुरू की थी बेटा, एकता प्रणाली शुरू की थी। किसने की थी, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी। और ये भी क्वेश्चन आता है, इसके टाइम में 1215-16 के आसपास तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। लिख लो, इसके टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। इसके समय में कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। इसके टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, तराइन का। आप तराइन के 2 ही युद्ध पढ़ते हो, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। हम कितने पढ़ते हैं, 2 तराइन के, लेकिन कितने युद्ध हुए थे,
3 युद्ध हुए, तो तीसरा किसके टाइम में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। तराइन कहां पर है बेटा? हरियाणा के करनाल में है। ये कहते हैं ये युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश के साथ टकराए थे यल्दोज और कुबाचा। यल्दोज और कुबाचा, यल्दोज और कुबाचा टकराए थे। लिख लो, युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इल्तुतमिश के साथ टकराए थे यल्दोज और कुबाचा। ये यल्दोज और कुबाचा है ना, ये भी मोहम्मद गोरी के क्या थे? दास थे। ये भी मोहम्मद गोरी के क्या थे? दास थे। अब मोहम्मद गोरी के बाद राजा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक के बाद ऐबक का ये दामाद था। इल्तुतमिश ऐबक का क्या होता था? दामाद होता था। ठीक है, पहले बेटे को राजा बनाया, बेटा मतलब है ना सही नहीं था, तो राजा कौन बन गया? इल्तुतमिश। तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक तक तो वो नहीं बोले, यल्दोज और कुबाचा नहीं बोले। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के राजा बनते ही ना उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इसने 1215-16 में तराइन के तीसरे युद्ध में किसको हरा दिया? यल्दोज और कुबाचा को हरा दिया था। युद्ध किसने जीत लिया? तराइन का पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा किसने जीता था? मोहम्मद गोरी। तीसरा किसने जीता था? इल्तुतमिश ने जीता था। इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया था? यल्दोज और कुबाचा को हरा दिया। कौन से युद्ध में हरा दिया? तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दोज और कुबाचा को किसने हरा दिया था? इल्तुतमिश ने हरा दिया था। ठीक है, और इल्तुतमिश है ना, ये क्वेश्चन आता है, ये 1229 में ना ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया। बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। इल्तुतमिश 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। इल्तुतमिश 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? कौन सी उपाधि लेकर आया था बेटा? 1229 है ये। 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। कब लेकर आया था बेटा? और इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी हम किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान, ये क्वेश्चन आया था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। हम दिल्ली के सुल्तान पढ़ते हैं ना, तो पहला सुल्तान कौन था बेटा? जैसे रजिया सुल्तान पढ़ते हो ना, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन होता था? इल्तुतमिश। 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? ये सुल्तान की उपाधि लेकर आया था। कौन लेकर आया था? इल्तुतमिश लेकर आया था। ठीक है, इसने ना एक चालीसा का गठन किया था। किसका गठन किया बेटा? चालीसा का गठन किया। ये 40 है ना, ये तुर्क सरदार होते थे। क्या होते थे बेटा? तुर्क सरदार होते थे। इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने गठन किया। कुतुब मीनार का इसने क्या किया था? निर्माण पूरा करवाया। और किसका गठन कर दिया था? चालीसा। ठीक है, अब इसने ना काम ठीक किया ये। ठीक है, इसने क्या किया, मतलब हर एरिया में ये नहीं रह सकता था। जैसे आजकल गांव में सरपंच बनते हैं ना, ऐसे 40 बड़े बड़े एरिया का ना एक एरिया का कमान एक इंसान को दे दी, क्योंकि वो इंसान इसका तो वफादार हो गया, क्योंकि उसने उस इंसान को बनाया है। तो इसका ना साम्राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। इल्तुतमिश शक्तिशाली था। इसने किसका गठन किया? और बलबन है ना, इसी 40 तुर्क सरदारों में से एक क्या था? बलबन। और बलबन है ना, इसके पूरे के पूरे इल्तुतमिश के परिवार को एक दिन खत्म कर देगा। क्योंकि है ना, ये एक कहावत है जिसको हम है ना, एक पुराने टाइम में बुजुर्ग कहते थे, देसी कहावत थी कि जो पाला हुआ कुत्ता होता है ना, वो धनी को खाता जरूर है। ठीक है, आप कितना भी मतलब है ना, वो खाएगा जरूर। ठीक है, तो इसने ना मतलब है चालीसा का गठन किया। चालीसा में एक पैदा होगा बलबन, और बलबन ने पूरे के पूरे इल्तुतमिश के परिवार को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। रजिया सुल्तान को मरवाने में बलबन का योगदान था। ठीक है, तो ये मतलब बलबन इसी चालीसा का एक क्या होता था? सदस्य होता था। ठीक है, तो ये याद कर लेना, चालीसा का गठन 40 ये क्या होते थे? 40 तुर्क सरदार थे। गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने।
और अब क्या होता है बेटा, इल्तुतमिश ने ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये इल्तुतमिश है ना, इसने 1235 में ना उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। उज्जैन के किस मंदिर को लूटा था? महाकाल मंदिर को लूटा था। उज्जैन के किस मंदिर को लूटा था बेटा? महाकाल मंदिर को लूटा था। कहते हैं यहीं से इसका पतन क्या हो गया था? शुरू हो गया। अगले साल ही ना 1236 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महाकाल, ठीक है, ये मतलब उज्जैन का राजा कौन होता था? महाकाल होता था। कहते हैं वहां पर कोई राजा रुका है ना, वो खत्म ही हो गया है। ठीक है, उज्जैन में एक ही राजा है, वहां पर मोरारजी देसाई रुक गए थे, प्रधानमंत्री थे, 2-3 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी। कोई मतलब स्टेट का सीएम वहां पर रुका है, 2-3 दिन बाद वो सीएम नहीं रहा। ठीक है, ये सच्चाई है। उज्जैन में कोई भी राजा रुकता नहीं है रात को, क्योंकि वहां तो एक ही राजा है, वो कौन है? महाकाल है। ठीक है, तो कभी जाने का मौका मिले, एक अलग ही लोक है, वहां जाकर देखोगे ना, 15-20 किलोमीटर में एक अलग ही लोक आपको नजर आएगा। ठीक है, कभी इंदौर से आगे आप जाओगे ना मध्य प्रदेश में, बाय एयर जाओगे तो इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर उतरना। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया रहेगी, वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर है आपका महाकाल। ठीक है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 1235 में कौन से मंदिर को लूटा इसने? उज्जैन के। 1236 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हो गई ना 1236 में, तो इसकी बेटी रानी बनती है, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। क्या नाम था बेटा? रजिया सुल्तान। शोर मत करो। 1236 से लेकर 1240 तक रानी कौन रही थी? रजिया सुल्तान रानी रही थी। 1236 से लेकर 1240 तक रानी कौन रही थी? रजिया सुल्तान रानी रही थी। पेपर में आता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा बेटा? कैथल में रहेगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली की जगह आखिरी भी आ सकता है, पहली और आखिरी महिला शासिका, महिला मुस्लिम शासिका, महिला मुस्लिम शासिका। पहली और अंतिम लिख लेना दोनों, क्योंकि पहली तो आ चुका है, अंतिम भी आ सकता है। लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। कहते हैं ना बेटा, एक इतिहासकार है मिनहाज ए सिराज। क्या है? मिनहाज ए सिराज। वो कहता है रजिया का औरत होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था। रजिया का औरत होना उसके पतन का सबसे बड़ा क्या था? कारण था। रजिया का औरत होना उसके पतन का क्या था? सबसे बड़ा कारण था। किसने लिखा ये बात? मिनहाज ए सिराज ने लिखी है कि रजिया का औरत होना उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था। किसने लिखी ये बात? मिनहाज ए सिराज ने ये बात लिखी कि रजिया का औरत होना उसके पतन का क्या था? सबसे बड़ा। वो औरत ना होती तो उसका कभी भी क्या नहीं होता? पतन नहीं होता। कहते हैं ये रजिया को मतलब रानी बनाने वाले थे ना ये 40 साथी। किसने रानी बनाया रजिया को? 40 तुर्क सरदारों ने रजिया को क्या बना दिया? रानी बना दिया। ठीक है, 40 ने रजिया सुल्तान को क्या, उनको लगा कि जो ये रजिया सुल्तान है ना, मुसलमानों में एक रिवाज होती है बेटा बुर्का पहनने की। ठीक है भाई, बुर्का पहनेगी। और पहले रानी युद्ध लड़ने नहीं जाया करती थी, तो वो 40 सोचते थे कि ये है एक कठपुतली बनकर रह जाएगी। रजिया ने सबसे पहले क्या हुआ था बेटा? इसने बुर्के का त्याग किया। इसने चोगा प्लस काबा, एक मुस्लिम ड्रेस होती है बेटा जिसे चोगा प्लस काबा, और सर पर ये क्या रखा करती थी? टोपी रखा करती थी। बाल कटवा लिए थे, जैसे बॉय कटिंग होती है ना,
रजिया सुल्तान ने सबसे पहले बुरके का क्या किया, त्याग किया। चोगा काबा होती है, एक मुस्लिम ड्रेस होती है बेटा, यहां से नीचे नीचे एक कंप्लीट ड्रेस होती है, चोगा प्लस है कापा। सर पर क्या रखा करती थी, ये टोपी। और रजिया सुल्तान युद्ध लड़ने क्या जाया करती थी, खुद जाया करती थी। अब जिन चालीसा ने इसको रानी बनाया कठपुतली के रूप में, वो चालीसा को भी ना कुछ भी हाथ नहीं आया। तो धीरे धीरे वो चालीसा रजिया के क्या हो गई थी बेटा, खिलाफ हो गई। अब क्या थी, रजिया सुल्तान के टाइम में ना दो व्यक्तियों का यह अहम योगदान था। एक तो रजिया सुल्तान थी, एक का नाम होता था बेटा याकूत। क्या नाम होता था, याकूत। और एक का नाम होता था अल्तुनिया। क्या नाम होता था बेटा, अल्तुनिया होता था। एक का नाम क्या होता था, याकूत, एक का नाम क्या होता था, अल्तुनिया। अब देखो याकूत है ना, ये रजिया सुल्तान से क्या करता था, प्यार करता था, ठीक है। और रजिया सुल्तान प्यार किससे करती थी, अल्तुनिया से प्यार करती थी। अल्तुनिया रजिया से प्यार नहीं करता था, ठीक है। समझने की कोशिश करो, याकूत प्यार करता था रजिया से, रजिया प्यार करती थी, अल्तुनिया रजिया से प्यार नहीं करता था। लव ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। यहां से मतलब फुल इनकमिंग थी, आउटगोइंग नहीं थी, ठीक है। यहां से आउटगोइंग थी तो इनकमिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये चीजें थी रजिया सुल्तान। अब क्या किया, याकूत है ना, ये शक्तिशाली था। क्या था, याकूत था, मतलब ये गैर तुर्क था। क्या था बेटा, गैर तुर्क वो होता है जो तुर्क ना हो। अल्तुनिया क्या था, तुर्क था, ठीक है। और रजिया सुल्तान भी तुर्क थी, ठीक है। तो याकूत है ना, कहते हैं याकूत और रजिया का बचपन एक साथ बीता था, ठीक है। बचपन का प्यार मेरे भूल मत जाना रे, वो बात है, ये प्यार भुला दिया इसने बचपन का। तो रजिया सुल्तान से कौन प्यार करता था, याकूत करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है, अब रजिया सुल्तान को इस बात का पता था कि याकूत शक्तिशाली है, और इसको पता चल गया कि ये अल्तुनिया से प्यार करती है, तो याकूत किसको मार देगा, अल्तुनिया को मार देगा। तो इसने याकूत को एक पद दे दिया बेटा, असव साला का प्रधान। असव साला का प्रधान, ठीक है। इस पद का नाम था अमीर ए आखूर। क्या नाम था बेटा, अमीर ए आखूर का पद दे दिया, ठीक है। सेना में ना जो असव साला का घोड़ों का प्रधान होता है ना बेटा, वो सेना का मुख्य पद होता है, क्योंकि सेना जो लड़ाइयां लड़ती है वो किसके दम पर लड़ती है, घोड़ों के दम पर। तो ये असव साला का प्रधान, आज इतिहास रहा है कि कौन बनता था, हमेशा तुर्क बनता था, और इसने क्या बना दिया, गैर तुर्क को बना दिया, ठीक है। तो जितने चालीसा के ना कुछ सदस्य रजिया के पक्ष में थे ना, वो सारे रजिया के क्या हो गए, खिलाफ हो गए, क्योंकि ये पद किसको मिलना था, तुर्क को। मिल किसको गया, गैर तुर्क को मिल गया, ठीक है। अब इसने ना अल्तुनिया है ना, ये इसने रजिया सुल्तान ने इसको बठिंडा का क्या बना दिया, बठिंडा का सूबेदार। क्या बना दिया, बठिंडा का सूबेदार बना दिया। अब इसने ना याकूत से अल्तुनिया को क्या किया था, दूर कर दिया, क्योंकि पास रहेगा तो ये इसको मार देगा, और इसको दे दिया, बोला तू घोड़ों का प्रधान बन जा, खुश हो जा, ठीक है। क्या पद दे दिया, अमीर ए आखूर। अब रजिया से मैंने कहा था जिस दिन इसने बुरके का त्याग किया, तो चालीसा में सोचो 20 बंदे उसी दिन इसके खिलाफ हो गए, और इसने गैर तुर्क को बना दिया, तो 40 के 40 इसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अब इसने भी एक प्लान बनाया कि अल्तुनिया क्या है, तुर्क है, ठीक है। अब लोगों को यह लग रहा था कि याकूत को इतना बड़ा पद दिया है ना, तो ये गैर तुर्क से क्या करेगी, शादी करेगी। अब रजिया को लगा यार सारा सिस्टम खराब हो गया है, चालीसा तेरे खिलाफ हो गए हैं, तो तेरे को शादी करनी है अल्तुनिया से। अब इसको पता था अल्तुनिया तेरे से प्यार नहीं करता, ठीक है। अब ये कहां गई है, बठिंडा गई। कहां पर गई, देखो दिल्ली की रानी कहां जा रही है, बठिंडा, पंजाब बठिंडा जा रही है, ठीक है। अब ये जाकर ना अल्तुनिया से कहती है कि मैं आपसे क्या करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं, ठीक है। अल्तुनिया कहता है मैं प्यार ही नहीं करता तेरे से, तू मेरे से शादी क्यों करना चाहती है। फिर ये कहती है मेरे को आपसे क्या करनी है, शादी करनी है। ये तो अल्तुनिया पागल था, एक तो रानी मिल रही है, राजा बनेगा, और क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे, 2 आंखें ही मांगेगा,
मतलब कई इंसान होते हैं ना, उनकी सोच ही छोटी होती है, ठीक है। एक मतलब है ना, एक चौकीदार हुआ करता था, उसको ना भगवान मिल गए। कौन मिल गए? बोला बेटा क्या चाहिए? ठीक है, बोला शहर की जो सबसे बड़ी कोठी है ना, उसका चौकीदार बना दें। अरे भगवान से भी चौकीदार रहना ही चौकीदार है, इसको रहना ही सूबेदार था, ठीक है। रानी शादी करना चाहती है, बोला शादी नहीं करूंगा पागल, ठीक है। अब ये फिर कहती है अल्तुनिया से कि मेरे को आपसे क्या करनी है? शादी करनी है। अब लड़की 3-4 बार बोलेगी, बंदा पिघल जाएगा, ठीक है। और इसने दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। अब रजिया का ना शादी करने का 2 पर्पस था। एक तो देखो प्यार था, वो तो अलग बात थी, लेकिन दूसरा शादी करने का पर्पस था कि ये तुर्क था। अगर इससे शादी होगी ना तो लोगों को लगेगा कि ये इसने तुर्क से शादी की है, और ये चाहती थी 40 जो इसके खिलाफ है ना, वो इसके किस में हो जाएंगे? पक्ष में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ना ये अब बठिंडा पंजाब में शादी कर ली। अब आ रहे थे ये दिल्ली, ठीक है। ये पहुंचे थे, टाइम था 1240 का, जगह थी कैथल। तो कैथल है ना, एक इसका बहराम शाह, ठीक है, रजिया सुल्तान का ही एक भाई बताया जाता है बहराम शाह, और याकूत, ठीक है। याकूत हिंदी फिल्मों वाला प्रेमी है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ठीक है। तो याकूत और बहराम शाह ने रजिया सुल्तान की क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस हत्या में किसका योगदान था? बलवन का भी योगदान था। इस हत्या में किसका योगदान था बेटा? बलवन का भी क्या होता था? योगदान होता था। तो 1240 में कैथल में किसकी हत्या कर दी जाती है? रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। किसकी हत्या हो गई है? रजिया सुल्तान की। कब हुई गई है? 1240 में हत्या कर दी जाती है, ठीक है। याद रह जाएगा ना, ठीक। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? ये कहते हैं उत्तर भारत का पहला महिला का मकबरा है। उत्तर भारत का पहला महिला का मकबरा कहां पर है? कैथल में। एक बार तो ये आ गया रजिया सुल्तान का। एक उत्तर भारत का पहला महिला का मकबरा कहां पर रहेगा? ये क्वेश्चन आया, कैथल में रहेगा। उत्तर भारत का पहला महिला का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में। किसका मकबरा है ये? रजिया सुल्तान का क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। कहां पर है रजिया सुल्तान का? कैथल में, ठीक है। इसकी क्या कर दी जाती है? डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसकी? रजिया सुल्तान। अब इस वंश में ना एक राजा हमें पढ़ना है 1200, ठीक है, आपका 46 से लेकर 1266 तक। एक राजा नसीरुद्दीन महमूद, क्या पढ़ना है? नसीरुद्दीन महमूद पढ़ना है, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद ने कहते हैं 1249 में ना बलवन को उलुग खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? उलुग खां की उपाधि दी। लिख लो, नसीरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलवन को कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खां की उपाधि दी थी। 1249 में बलवन को कौन सी उपाधि दी थी बेटा? उलुग खां की उपाधि। किसने दी थी? बता दो। नसीरुद्दीन महमूद ने 1249 में बलवन को कौन सी उपाधि दे दी थी? उलुग खां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खां की उपाधि दे दी थी, ठीक है। कब दे दी थी? 1249 में कौन सी उपाधि दे दी थी? उलुग खां की उपाधि। किसको दे दी थी? बलवन को कौन सी उपाधि दे दी थी? उलुग खां की। और इस नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में 1260 में ना हरियाणा में, लिख लो, हरियाणा में मेवात में विद्रोह हुआ था। हरियाणा के किसने विद्रोह किया था? मेवातियों ने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए ना इसने किसको भेजा था? बलवन को भेजा था। यही क्वेश्चन आया था 1260 में हरियाणा के मेवात में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। और किसने किया था बेटा? मेवातियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? बलवन को मेवात भेजा गया। कहां भेजा गया? और ये मेवाती मेव जाति थी ना, ये बेटा शक्तिशाली जाति थी। इन्होंने जीते जी कभी भी है ना इनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। गुलाम वंश वालों की कभी भी मेवातियों ने। अब कहते हैं बलवन ने ना एक घोषणा कर दी, ये हमें सिराज बताता है।
मिनहाज ए सिराज कहता है कि बलवन ने एक घोषणा कर दी, कोई जिंदा मेवाती को लाएगा ना, ठीक है, उसको कितना टक्का दूंगा मैं, 2%। और कोई मरा हुआ मार कर लाएगा ना, उसको क्या दूंगा मैं, 1% दूंगा। उस टाइम टक्के की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। इसने कहा कि कोई मेवाती को जिंदा पकड़ कर लाएगा तो मैं उसको कितना टक्का दूंगा, 2। और मरा हुआ लाएगा, मार कर लाएगा तो कितना टक्का दूंगा, 1% दूंगा। यानी ये चाहता था कि मेवाती है ना, उसको जिंदा पकड़कर इसके सामने लाए और उसको ये मारे। तो बोला मार कर लाओगे तो 1% दूंगा और जिंदा लाए तो 2% दूंगा। याद हो जाएगा ना, मार कर लाओगे तो कितना टक्का दूंगा, 1, जिंदा लाओगे तो कितना दूंगा, 2। ये किसने कहा था, हमें बताया था किसने, मिनहाज ए सिराज कहता है कि ये किसने घोषणा कर दी थी, बलवन ने घोषणा कर दी। याद रह जाएगा ना। अब कहते हैं बलवन ने ना, एक मेवातियों का सरदार होता था मलूका, उसके साथ है ना 250 मेवातियों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। लिख लो, ये हमें सिराज ने बताया था कि बलवन ने ना मेवातियों को जिंदा पकड़ने पर बलवन कितना टक्का देता था, 2, और मार कर लाने पर 1% देता था। और एक दिन मेवातियों के ना किस सरदार को बलवन ने गिरफ्तार कर लिया था, मलूका। और मलूका के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया, 250 लोगों को गिरफ्तार। एक तो मलूका को गिरफ्तार कर लिया और एक बलवन ने कितने मेवातियों को गिरफ्तार किया, एक मलूका को और इसके साथ कितने और थे, 250। अब बलवन इनको पकड़ करना, क्योंकि इस टाइम राजा कौन था बेटा, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के सामने लेकर आया। तो ये एक प्रोग्राम हुआ बेटा, दिल्ली में है एक हौज ए रानी महल। कौन से महल में प्रोग्राम हुआ, हौज ए रानी महल में प्रोग्राम हुआ। ठीक है, बलवन का स्वागत कहां पर हुआ था बेटा, दिल्ली में। क्या है, हौज ए रानी। हौज खास भी दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में कौन सा है, हौज ए रानी। इस महल में किसका स्वागत हुआ, बलवन का स्वागत हुआ। क्यों स्वागत हुआ, वो कितने मेवातियों को जिंदा लाया, 250 मेवातियों को और एक उसके सरदार मलूका को। अब नसीरुद्दीन महमूद ने कह दिया कि ये 250 मेवाती है, इनको हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो। तो बेटा इनको ना हाथियों के पैरों के नीचे कितनों को कुचलवा दिया गया, 250। और मलूका कहते हैं बेटा इसकी ना चाकू से ना चमड़ी उधेड़ी गई और उस चमड़ी में घास भरा गया। इतना निर्दयी किसको मारा गया, मलूका को मारा गया। बर्नी लिखता है बेटा, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, कौन लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि मैंने इससे बड़ा नरसंहार आज तक नहीं देखा। ठीक है, बोला इससे खतरनाक दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। किसने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि मैंने इस जैसा दृश्य आज तक नहीं देखा। कितने मेवाती सरदारों को मार दिया गया, 250 को मार दिया गया। और उनका सबसे मुख्य सरदार था मलूका, उसको तो और भी निर्दयी चाकू से उसकी क्या उतारी गई, चमड़ी। उस चमड़ी में क्या भरा गया, घास भरा गया। और उसका ना मलूका का पुतला भी बना दिया गया, लोग उसको ठोकर मार कर चलते थे। ठीक है, फिर भी एक इतिहासकार दुलजले लिखता है, दुलजले कहते हैं मेवातियों ने फिर भी हार नहीं मानी और मेवाती टाइम टू टाइम क्या करते रहे थे, विद्रोह करते। ये मेवाती है ना बड़ी बहादुर जाति थी बेटा, इतना नरसंहार हो गया ना, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। अब बलवन का शासनकाल, ये दुलजले लिखते हैं मेवातियों ने फिर भी हार। 3 इतिहासकारों के नाम आएंगे। ठीक है, सिराज तो लिखता है बलवन ने ना जिंदा मेवाती को पकड़ने पर कितना टक्का देता था, 2 मरे हुए को। ये मिनहाज ए सिराज, ये वही है जिसने लिखा था रजिया का औरत होना उसके पतन का। बर्नी लिखता है कि मैंने इससे बड़ा नरसंहार मेरे जीवन में नहीं देखा कि 250 लोगों को हाथियों के नीचे कुचलवा दिया गया। दुलजले लिखते हैं फिर भी है ना मेवातियों ने हार नहीं मानी। 3 इतिहासकारों के नाम लिखने हैं। अब के मतलब है ना, बलवन राजा कब बना बेटा, 1266 से 1287 ईस्वी तक बलवन क्या रहा, राजा। राजा बनते ही ना इसने लिख लो मेवात के जंगल कटवा दिए। मेवात के क्या कटवा दिए, जंगल कटवा दिए। और मेवातियों को मारने के लिए लिख लो
इसने एक पॉलिसी चलाई थी लो एवं रकत की नीति, जिसे आप ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पढ़ते हो। लिख लो, बलवन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए, लिख लो बेटा, बलवन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए, बलवन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए एक पॉलिसी चलाई जिसे क्या कहते हैं बेटा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसे आप बोलते हो लो एवं रकत की नीति। लो एवं रकत की नीति ये बिस्मार्क ने चलाई थी विश्व में। किसने चलाई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने चलाई थी? बिस्मार्क। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का जन्मदाता तो था बिस्मार्क, लेकिन हरियाणा या भारत में किसने चलाई थी? बलवन ने चलाई थी। लिख लो, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का जन्मदाता कौन होता था? तो कौन होता था बेटा? बलवन होता था। ठीक है, विश्व में कौन होता था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण के लिए किसने चलाई थी? बिस्मार्क ने ये पॉलिसी चलाई थी। और इसमें कहते हैं ब्लड एंड आयरन का मतलब होता है आयरन, तलवार से लोगों का क्या बहा दो? खून बहा दो। तो मेवातियों को नष्ट करने के लिए बोला देखते ही मेवातियों को तलवार से काट दो। इस पॉलिसी को क्या कहा गया? ब्लड एंड। क्योंकि मेवात में क्या होते थे बेटा? जंगल होते थे और मेवातियों से लड़ना इतना आसान नहीं होता था। जब सेना जाती थी ना तो मेवाती है ना कहाँ चढ़ जाते थे? पेड़ों पर चढ़ जाते थे। ठीक है, और सेना को लगता कि मेवाती भाग गए। जब सेना खाना खाने लगती तो मेवाती ऊपर से क्या लगा देते? छलांग लगा देते, बलवन की सेना को मार देते। ऐसा काम होता था। इसने सबसे पहले क्या कटवाए? मेवात के सारे क्या कटवा दिए इसने? जंगल, ताकि मेवातियों का ठिकाना नष्ट हो। फिर भी मेवातियों ने हार नहीं मानी। एक बार है ना बलवन के बेटे को मेवातियों ने मार दिया। लिख लो, बलवन के बेटे मोहम्मद को किसने मार दिया? मेवातियों ने मार दिया। लिख लो, बलवन के किस बेटे को मेवातियों ने मार दिया? बलवन के बेटे मोहम्मद को मेवातियों ने मार दिया था। लिख लो, बलवन के बेटे मोहम्मद को किसने मार दिया था? मेवातियों ने मार दिया था। किस बेटे को मार दिया था? बलवन के किस बेटे को मार दिया? मोहम्मद। और बलवन है ना बेटा, इसने एक त्योहार शुरू किया था, नवरोज। ठीक है, जैसे हम नवरात्रे कहते हैं ना, मुसलमान रोजे रखते हैं नवरोज। और एक इसने ना एक प्रणाली चलाई थी सिजदा व पाओस। सिजदा व पाओस प्रणाली किसने चलाई थी? बलवन ने चलाई थी। कौन सा त्योहार पेपर में आए? ये त्योहार कैसा था? फारसी व ईरानी त्योहार। बलवन ने कौन सा फारसी व ईरानी त्योहार शुरू किया था? नवरोज। ये पेपर में पूछा गया, बलवन ने कौन सा त्योहार शुरू किया था बेटा? फारसी व ईरानी त्योहार कौन सा शुरू किया था? नवरोज। बलवन ने कौन सा त्योहार शुरू किया था? फारसी व ईरानी त्योहार। किसका जन्मदाता बलवन को कहा गया? नवरोज का जन्मदाता किसको कहा गया? बलवन को कहा गया। कौन सा त्योहार शुरू किया बेटा इसने? फारसी व ईरानी त्योहार। नवरोज किसने शुरू किया था? बलवन ने शुरू किया था। कौन सी पॉलिसी अपनाई थी इसने? ब्लड एंड आयरन। किसको नष्ट करने के लिए? मेवातियों को नष्ट करने के लिए। और इसने ना गुरुग्राम में एक किला बनाया, गोपालगिरी का किला। लिख लो, ये आ चुका है। गुरुग्राम में बलवन ने कौन सा किला बनाया? बहुत बार आया ये, गोपालगिरी का किला। पेपर में आया। किस शताब्दी में बनाया था बेटा? 13वीं शताब्दी में। गोपालगिरी का किला पूछा गया किस शताब्दी में है? 13वीं शताब्दी में। लिख लो, बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनाया था? गोपालगिरी का किला। लिख लो, बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनाया था? गोपालगिरी का किला। बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनवाया था बेटा? गोपालगिरी का किला बनवाया था। बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला। ठीक है, कौन सा किला बनवाया था? गोपालगिरी का किला बनवाया था। बलवन ने गुरुग्राम में कौन सा किला बनाया था? गोपालगिरी का किला। मेवातियों को मारने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। कल है ना, आज ये हमारा हरियाणा में गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। वैसे 1290 में गुलाम वंश खत्म होगा,
ठीक है, लेकिन हरियाणा में इतना ही गुलाम वंश से क्वेश्चन आता है। कल पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तुगलक वंश से हरियाणा जी के क्वेश्चन है, पूछेगी कल पूरा का पूरा कौन सा ये सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी, हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगी। आज है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर कोठियां बनाई थी? आसी, हिसार और सिरसा, क्योंकि वहां के लोग क्या थे? समृद्ध थे। इल्तुतमिश ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तराइन का तीसरा। यलदौज और कुबाचा 1215-16 में। ठीक है, और रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। मेवात में बलवन ने कौन सा किला बनाया था? गुरुग्राम में गोपालगिरी का किला। और बलवन ने मेवातियों को नष्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? ब्लड एंड आयरन। दुलजले कहता है मेवातियों ने फिर भी हार नहीं मानी थी। याद रह जाएगा ना। सिराज क्या लिखता है कि इसने मेवातियों को मारने के लिए मारने की घोषणा, मार कर लाए 1% जिंदा 2%। ठीक है, बर्नी ने कहा कि मैंने इस जैसा नरसंहार आज तक नहीं देखा। इसने 250 मेवातियों को भी मरवा दिया और एक मलुका को भी मरवा दिया। याद रह जाएगा ना। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।